नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू उत्कर्ष IAS चैनल पे। आज का हमारा चैप्टर है गुप्त काल। गुप्त काल से पहले हम लोगों ने विदेशी आक्रमणकारियों के बारे में पढ़ा था और विदेशी आक्रमणकारी थे इंडो ग्रीक यानी यूनानी। शक आते हैं कि पहलो अर्थात पार्थियन और इसके बाद आते हैं कुषाण। कुषाण वंश का अंतिम संस्थापक वासुदेव थे, ठीक है। और कुषाण वंश के पतन के बाद लगभग एक सदी तक किसी भी बड़े वंश की स्थापना नहीं हुई। छोटे छोटे राजवंश स्थापित हुए, छोटे छोटे गणराज्य स्थापित हुए, लेकिन कोई बड़ा राज्य या कोई बड़ा वंश की स्थापना नहीं हुई। मतलब कि जो मुख्य वंशों की अगर हम लोग बात करें गुप्त काल से पहले की, तो उसमें थे इंडो ग्रीक, शक, पहलो और कुषाण। और ये सब किस काल के थे ये मैं आपको 12 बता चुका हूँ, इसको दिमाग में रखेंगे। मौर्योत्तर काल, ये सब मौर्योत्तर काल में थे, ठीक है। तो मौर्योत्तर काल में ये लोग थे, इसको याद, इसको पकड़ के चलेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। तो कुषाण काल का समाप्त हो जाता है, कनिष्क समाप्त हो जाते हैं, वासुदेव समाप्त हो जाते हैं। उसके बाद गुप्त काल की स्थापना होती है, लेकिन एक सदी के बाद। छोटे छोटे से लिच्छवी, अर्जुनायन, ठीक है, इस तरह के छोटे छोटे क्या होते हैं राजवंश उसमें उदय हो रहे थे, लेकिन कोई विशेष उपलब्धि नहीं रही है। उपलब्धि की अगर जब हम बात करते हैं तो कुषाणों के बाद जो उपलब्धियां होती हैं वो गुप्त काल से शुरू होती हैं, ठीक है। और ये गुप्त काल स्वर्ण काल की संज्ञा दी जाती इसलिए क्योंकि इस समय काफ़ी विद्वान हुए और काफ़ी वैज्ञानिक और गणितीय शोध भी हुए। इसीलिए गुप्त काल को जो कहा जाता है वो भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि संस्कृतियों का उदय हुआ, विद्वान आए, उन्होंने अच्छी अच्छी टीकाएँ लिखी, ग्रंथ लिखे, नवरत्न हुए, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ, गुप्त काल क्या हुआ, भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहलाया, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखना है कि सबसे ज़्यादा संस्कृति, विद्वानों और ग्रंथों की रचना किसके शासन काल में हुई, क्योंकि गुप्त काल तो बहुत बड़ा है। गुप्त काल में कई शासक आए, ठीक है। तो आज जिन शासकों की चर्चा करने वाले हैं उसमें दो मुख्य शासक हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वो हैं आपके चंद्रगुप्त प्रथम और हैं समुद्रगुप्त। तो चंद्रगुप्त प्रथम और समुद्रगुप्त की चर्चा करेंगे। तो पहले तो ये देखते हैं कि गुप्त काल का उदय किस ईस्वी में हुआ है और कहाँ से हुआ है और ये क्या थे, ठीक है। तो गुप्त काल जो था इनको जो माना जाता है तो 319 ईस्वी माना जाता है कि इनका उदय यहाँ से, क्योंकि यहीं से वास्तविक संस्थापक आते हैं। तो वास्तविक संस्थापक 319 ईस्वी से आते हैं। हालांकि 275 ईस्वी में गुप्त साम्राज्य का नींव पड़ चुकी थी, लेकिन कोई विशेष इसकी उपलब्धियाँ उस समय नहीं रही। इसीलिए इसको माना जाता है 319, क्योंकि यहीं से चंद्रगुप्त प्रथम आते हैं और चंद्रगुप्त प्रथम ही वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं, क्योंकि यहीं से साम्राज्य विस्तार की शुरुआत हुई। ध्यान सुनेंगे, साम्राज्य विस्तार की शुरुआत किस शासक के काल से शुरू होती है, तो वो है चंद्रगुप्त प्रथम। लेकिन इससे पहले जो गुप्त काल का जो उदय होता है, देखा जाए तो गुप्त काल की स्थापना या गुप्त साम्राज्य का जो स्थापना होती है वो कौन करता है, तो 275 ईस्वी में करते हैं श्रीगुप्त। और एक्चुअली में थे कौन, ठीक है। तो इसको लेकर विभिन्न विद्वानों में मतभेद है। कोई इन्हें क्षत्रिय कहता है, कोई इन्हें शूद्र कहता है, कोई इन्हें वैश्य कहता है। लेकिन जो सर्वाधिक विद्वान हैं किसी मत पर अगर ठहरते हैं तो इस बात पर ठहरते हैं कि गुप्त काल जो गुप्त आए ये लोग कौन थे, ये वैश्य थे। तो वैश्य को लेकर ज़्यादा समर्थन प्राप्त हुआ है गुप्तों के लिए, ठीक है। और इनका उद्गम स्थल जहाँ से इनका उदय होता है तो यहाँ पर था मगध और उत्तर प्रदेश से, मगध क्षेत्र और उत्तर प्रदेश से इनका उदय माना जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं हम संस्थापक। जैसे संस्थापक मैंने बताया, तो संस्थापक को वास्तविक संस्थापक नहीं मानेंगे, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे। संस्थापक जो है श्रीगुप्त रहे 275 ईस्वी, श्रीगुप्त 275। और श्रीगुप्त संस्थापक रहे। इस बात की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, ये भी प्रश्न परीक्षा में आता है। वो है प्रयाग प्रशस्ति जिसे इलाहाबाद
इलाहाबाद की प्रशस्ति भी कहा जाता है, इलाहाबाद का अभिलेख भी कहा जाता है, ये भी ध्यान देंगे, प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है, बिलसड़ का स्तंभ लेख और भीतरी स्तंभ लेख। ठीक है, भीतरी स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख, यहाँ से इन लेखों से श्री गुप्त जो संस्थापक रहे हैं यहाँ जानकारी मिलती है। श्री गुप्त के बाद घटोत्कच गुप्त आते हैं जो कि श्री गुप्त के पुत्र होते हैं। तो घटोत्कच गुप्त आते हैं जो कि श्री गुप्त पुत्र, ये उसके आगे आते हैं। हालांकि इनकी भी कोई विशेष उपलब्धियां ही नहीं है, ना ही कोई सिक्के जारी किए, ना ही विशेष कोई साम्राज्य का विस्तार किया गया, बस संस्थापना तक ही सीमित रह गए। ठीक है, लेकिन जब विस्तार की बात आती है तो घटोत्कच के पुत्र आते हैं चंद्रगुप्त प्रथम। तो चंद्रगुप्त प्रथम यानी कि इनका जो काल रहा है चंद्रगुप्त प्रथम का 319 से लेकर 334 ईस्वी रहा है। 319 से लेकर 334 ईस्वी, याद रखेंगे, कहीं कहीं 320 से 335 भी मिलता है, तो नियर अबाउट है। तो मगर आप एक्यूरेट जो मतलब जो ज़्यादा एक्यूरेसी जहाँ देखनी है आपको, तो 319 से 334 ईस्वी आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चंद्रगुप्त प्रथम 319 रखेंगे, क्योंकि चंद्रगुप्त प्रथम का राज्यारोहण जो होता है 319 ईस्वी में ही होता है, और यहीं से गुप्त संवत की भी शुरुआत होती है। तो गुप्त संवत की शुरुआत किस सन में होती है, तो ध्यान देंगे 319 ईस्वी में। तो गुप्त संवत क्योंकि यहीं से क्या होता है, चंद्रगुप्त प्रथम का राज्यारोहण होता है, यही वास्तविक संस्थापक होते हैं, यही साम्राज्य का विस्तार करते हैं। कैसे करते हैं, लिच्छवियों से वैवाहिक संबंध स्थापित करके, जो कि इनकी पत्नी थी कुमार देवी, जो कि लिच्छवी की राजकुमारी थी, इनसे विवाह करके ये अपने साम्राज्य का विस्तार करते हैं। ठीक है, और इन्होंने जो राजधानी बनाई वो है पाटलिपुत्र, वो है पाटलिपुत्र। तो ये भी एक चीज़ ध्यान देंगे, पाटलिपुत्र यानी पटना, पाटलिपुत्र यानी पटना। और पटना कहाँ है, बिहार में। आधुनिक बिहार और उत्तर प्रदेश का क्षेत्र जो था चंद्रगुप्त प्रथम के साम्राज्य का विस्तार का क्षेत्र था। इन्होंने जो उपाधि धारण की, जो उपाधि काफ़ी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, वो है महाराजा धीराज। तो जब हम गुप्त वंश पढ़ते हैं तो महाराजा धीराज की उपाधि किसी और शासक के लिए नहीं है। कन्फ्यूजन होगा क्योंकि आगे जितने भी शासक पढ़ेंगे सभी ने किसी न कोई उपाधि जरूर धारण की है। तो यहाँ पर महाराजा धीराज की उपाधि कौन धारण करता है, तो वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम धारण करते हैं। ठीक है, कुमार देवी जो कि लिच्छवी राजकुमारी थी, इनसे विवाह करते हैं, और साम्राज्य इनका विस्तार जो रहा है उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक रहा है। चूँकि राजधानी अगर आप याद है तो आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनका विस्तार कहाँ तक रहा है, तो पाटलिपुत्र यानी पटना। ठीक है, तो ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया, संस्थापक रहे हैं तो ये चीज़ें इन्होंने किया, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया यहाँ पर। अब आते हैं दूसरे नंबर पर समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के समय में काफ़ी कार्य हुए और समुद्रगुप्त काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे समुद्रगुप्त का जो काल चला है वो 335 से लेकर 375 ईस्वी तक चलता है। समुद्रगुप्त जो थे वो चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र थे। उपाधि इन्होंने धारण की है, देखेंगे कौन कौन सी उपाधि धारण की है, क्योंकि उपाधि सभी शासकों ने, जितने भी गुप्त वंश में सभी ने उपाधि धारण की, तो उपाधि जरूर याद रखेंगे कि किसने कौन सी उपाधि धारण की, इसलिए प्रश्न परीक्षा में आता है क्योंकि वहाँ पर काफ़ी डाउट होते हैं। ठीक है, तो पराक्रमांक जो हैं वो उपाधि समुद्रगुप्त ने धारण की। लिच्छवी दौहित्र की उपाधि समुद्रगुप्त की है। सरवरा जो छेता जो की उपाधि धारण की, किसने धारण की है, समुद्रगुप्त ने। अप्रतिरथ की उपाधि, कृतांत परशु की उपाधि, और कविराज, मतलब कि ये कवि प्रेमी भी थे, इनके दरबार में कभी भी निवास करते थे, इसीलिए इन्हें कविराज की संज्ञा भी दी जाती है। तो कविराज उपाधि भी समुद्रगुप्त की है। ठीक है, हालांकि इनकी सबसे ज़्यादा जो समुद्रगुप्त की उपलब्धि की अगर बात करें तो सबसे बड़ी उपलब्धि इनकी रही है दिग्विजय, यानी विजय जो रही है सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। और इसकी चर्चा कहाँ से हमें मिलती है, तो हरिश्रेण रचित प्रयाग प्रशस्ति लेख, जहाँ से श्री गुप्त के बारे में जानकारी मिलती है, वहीं से समुद्रगुप्त की विजयों के बारे में जानकारी मिलती है। हरिश्रेण रचित जो प्रयाग प्रशस्ति है वो चंपू शैली में लिखी गई है। चंपू शैली मतलब दो विधाएं हैं उसके मिश्रण माना जाता है। तो एक है गद्य शैली, एक है गद्य शैली। ध्यान देंगे, चंपू शैली का मतलब होता है गद्य शैली और पद्य शैली। तो गद्य शैली जो पद्य शैली जो दोनों में लिखी गई हो उसे चंपू शैली की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, अब विजय की जब बात कर लेते हैं तो इनकी पहली विजय जो थी जिसमें 9 राज्यों की चर्चा की है वो है आर्यवर्त विजय। तो 9 राज्यों पे इन्होंने विजय की थी।
आर्यवर्त विजय की जब बात करते हैं तो आर्यवर्त राज्य, जो आर्यवर्त राज्य है वो क्या है, इसकी संज्ञा दी जाती है आर्यवर्त विजय को आर्यवर्त राज्य प्रसभोदरण। ठीक है, तो नाम से आप जान जाएंगे, कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन आर्यवर्त विजय आपको याद रखना है। इसमें 9 राज्यों की चर्चा की गई है, 9 राज्यों पर इन्होंने विजय प्राप्त किए। उसके बाद आर्यवर्त विजय के बाद जस्ट दूसरा जो इनका विजय होता है वो दक्षिणापथ विजय है। तो ये समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ विजय के संबंध में 3 आधार इन्होंने प्रस्तुत किए, 3 आधारों पर इन्होंने विजय प्राप्त की, मतलब कि ये 3 कार्य करेंगे विजय प्राप्त करने के बाद। तो 3 आधार तय किए इन्होंने, वो था, पहला था ग्रहण, दूसरा था मोक्ष अनुग्रह। तो ग्रहण मोक्ष अनुग्रह का जो आधार था या ग्रहण मोक्ष अनुग्रह जो सिद्धांत था वो किस शासक ने अपनाया, तो समुद्रगुप्त ने अपनाया। और इसका मतलब क्या होता है ये भी जान ले। ग्रहण का मतलब होता है कि किसी राज्य पर अधिकार के मतलब शत्रु पर अधिकार कर लिया है। मोक्ष का मतलब मुक्त करना होता है, तो शत्रु को मुक्त कर दिया गया है। अनुग्रह मतलब राज्य लौटा के शत्रु पर दया की गई है। ठीक है, तो ये 3 सिद्धांतों पर विजय प्राप्त की गई है। इसीलिए इस सेंस में, इस सिद्धांत के सेंस में, संदर्भ में कहा गया है कि समुद्रगुप्त की ये धर्म विजय मानी जाती है। तो कौन सी विजय जो है समुद्रगुप्त की धर्म विजय कहलाती है, या धर्म विजय की संज्ञा गुप्त शासकों में किसकी है, किस शासक ने अपनाया, तो वो थे समुद्रगुप्त। तो धर्म विजय मतलब कि दक्षिणापथ विजय जिसे कहा जाता है। उसके बाद आटविकों पर इन्होंने अधिकार किया, आटविक पर विजय प्राप्त की इन्होंने, जिसका विस्तार था यूपी के गाजीपुर से लेकर एमपी के जबलपुर तक क्षेत्र था ये आटविकों का, और इस पर अधिकार किया समुद्रगुप्त ने। तो 3 आप मुख्य रूप से याद करेंगे जो कि यहाँ भारत में विजय प्राप्त जिन्होंने की है भारत में, तो वो कौन कौन सी थी। आर्यवर्त विजय है, दक्षिणापथ विजय है, और तीसरा है आटविक विजय, जिसका विस्तार जो है, क्षेत्र विस्तार जो है वो यूपी के गाजीपुर से एमपी के जबलपुर तक रहा है। उसके बाद इन्होंने कुछ विदेशी राज्यों पर भी इनका प्रभाव देखा गया। विदेशी राज्यों में देवपुत्र, शाह नुशाही, इन पर इन्होंने क्या विजय प्राप्त की। उसके बाद शकों पर विजय प्राप्त की। उसके बाद मुरुंड को पराजित किया। हालांकि मुरुंड के बारे में कोई मतलब कि साक्ष्य उस तरह से नहीं मिलता है, पक्का साक्ष्य नहीं है, फिर भी कहीं कहीं इसकी चर्चा मिलती है कि कौन थे ये लोग। बस इतना लिखा है कि मुरुंड पे इन्होंने विजय प्राप्त की। तो यह भी याद रखेंगे। तो कुछ विदेशी राज्यों पर भी इनका प्रभाव देखा जाता है, जैसे कि सिंघल द्वीप यानी श्रीलंका के राजाओं ने भी समुद्रगुप्त की अधीनता को स्वीकार किया। तो सिंघल मतलब श्रीलंका पर भी इनका प्रभाव रहा है। तो नेपाल पर भी इन्होंने विजय प्राप्त की। तो ये पड़ोसी राज्य थे जिस पर इन्होंने अधिकार किया। फिर देखते हैं, ये तो विजय की बात होगी। इसके अलावा इनके समुद्रगुप्त के सिक्कों पर वीणा का अंकन मिलता है। तो इससे यह पता चलता है कि ये वीणा प्रेमी भी थे। जैसा कि मैं पहले बता चुका, कविराज की संज्ञा भी दी जाती, संगीत प्रेमी भी थे। इसका मतलब संगीत प्रेमी थे तो वीणा प्रेमी थे। ठीक है, तो वीणा का चित्र अंकन मिलता है इनके सिक्कों पर। ठीक है, समुद्रगुप्त के दरबार में एक बौद्ध भिक्षु रहते थे, जिनका क्या नाम था, तो वसुबंधु नाम था। वसुबंधु नाम के बौद्ध भिक्षु रहते थे। परीक्षा में प्रश्न आ सकता है कि समुद्रगुप्त के दरबार में कोई बौद्ध भिक्षु जो रहता था उसका क्या नाम था, तो वसुबंधु थे जिनको आश्रय मिला था। उसके बाद एक चीज़ और याद रखेंगे, इतनी विजयों के पश्चात इन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी कराया है। तो अश्वमेध यज्ञ समुद्रगुप्त ने क्या नाम है कराया है। ठीक है, अब हम सिक्कों की चर्चा कर लेते हैं, समुद्रगुप्त के सिक्कों की चर्चा कर लेते हैं कि किन किन प्रकार के सिक्के इन्होंने चलाए थे। तो सिक्कों की देख लेते हैं। गुप्त काल के सिक्कों की देखें तो कुल मिला के 6 प्रकार के सिक्के चलाए थे। ये भी याद कर लेंगे। ठीक है, वनडे एग्जाम में आपके काम आ सकता है। ठीक है, तो 6 प्रकार के सिक्के चलाए थे समुद्रगुप्त ने। वो कौन कौन से थे? एक है गरुड़ प्रकार के सिक्के, जिनके सिक्कों पर गरुड़ के चित्रों का अंकन मिलता है। और ये कब किया था इन्होंने? जब नागवंशी राजाओं पर विजय प्राप्त की। नागवंशी जो शासक थे, ये नागवंशी शासकों का उदय उसी समय होता है जब कुषाण शासकों का पतन हो जाता है। तो छोटे छोटे राज्य जब उदय होते हैं, जैसे इक्ष्वाकु वंश, लिच्छवी वंश, अर्जुनायन वंश और एक नागवंशी वंश, इस तरह छोटे छोटे कई राज्य उदित हो जाते हैं। लेकिन कोई विशेष इनकी उपलब्धियां नहीं रही है, तो इनका इतिहास में बहुत ज़्यादा उल्लेख नहीं मिलता और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भी नहीं है परीक्षा की दृष्टि से।
ठीक है। तो गरुड़ प्रकार के सिक्के जो चलाए गए वो नागवंशी राजाओं के विजय पर इन्होंने चलाए। उसके बाद धनुर्धारी प्रकार के, धनुर्धारी मतलब कि इनके सिक्कों पर धनुर्धारी मतलब धनुष लिए हुए राजा का अंकन मिलता है। परशु प्रकार के जो सिक्के चलाए गए उसमें परशु मतलब एक अस्त्र होता था, उसके चित्र का अंकन मिलता है। उसके बाद अश्वमेघ प्रकार के जो सिक्के चलाए गए हैं वो अश्वमेघ यज्ञ से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं व्याघ्र हनन मतलब कि आखेट करते हुए मतलब बाघ को मारते हुए चित्र का अंकन इनके सिक्कों पे मिलता है। तो व्याघ्र प्रकार के सिक्के भी चलाए हैं। और वीणा वादन, जैसा कि मैंने बताया कि ये वीणा प्रेमी भी थे, तो वीणा प्रेमी भी थे, इसीलिए इनके सिक्कों पर वीणा वादन का एक अंकन भी मिलता है इनके सिक्कों पर। और इससे क्या पता चलता है कि संगीत प्रेमी भी थे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि समुद्रगुप्त के देखा जाए तो अभी तक जो दो शासकों की मैंने बात की उसमें देखा जाए समुद्रगुप्त में ज़्यादा आपको चीज़ें पढ़नी हैं, समुद्रगुप्त में ज़्यादा चीज़ें हैं, ठीक है, क्योंकि विजय इन्होंने काफ़ी की हैं। तो विजयों को लेकर भी, इनके सिद्धांतों को लेकर भी, इनके सिक्कों को लेकर भी काफ़ी चीज़ें हैं, इनकी उपाधियां भी काफ़ी हैं। इसीलिए आपको उपाधि अगर आप एक राजा का याद कर लेते हैं, एक दो राजाओं का, तो बाकी राजाओं का अभी आगे जब हम बताएंगे तो वो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको नहीं याद करते तो फिर आपकी खिचड़ी पक जाएगी चीज़ों में। तो इसको आप लोग ढंग से करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, काफ़ी महत्वपूर्ण सेक्शन है। यदि आपको वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।